आज हम समझेंगे कि यदि बृहस्पति सेकंड हाउस में आएगा तो हमने उसको कैसे अंडरस्टैंड करना है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर भी सेकंड हाउस में वृष राशि फॉल करती है और वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है, यानी कि दूसरा भाव शुक्र की जमीन है और उस पर बृहस्पति ने मकान बनाया है। तो यहाँ पर दो प्लेयर हो गए, एक बृहस्पति और एक शुक्र, दो ग्रह। अब हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर बृहस्पति जी आ गए, तो एक प्रकार से बृहस्पति जी का उस घर में पहले से ही हिस्सा है। अब जैसे ही बृहस्पति सेकंड हाउस में आएंगे तो यहाँ पर शुक्र ग्रह के क्या हालात बनेंगे और बृहस्पति का क्या हालात बनेगा, सबसे पहले यहीं पर ही विश्लेषण हो जाना चाहिए। पहले भाव में तो सूर्य और मंगल थे, परम मित्र थे, उन्होंने वेलकम करा। पर यहाँ पर तो ये खुद गुरु का घर है और अपने घर में कोई आदमी क्या उम्मीद करेगा कि कौन वेलकम करेगा, वो तो खुद का ही घर है, तो सीधा जाता एंट्री करता बेधड़क होकर के। अब यहाँ पर फंसा कौन? परसेंटेज ऑफ शेयर किसका कमजोर पड़ गया? यहाँ पर शुक्र का पड़ गया। अब ये सीधा सीधा समझना है, जब भी बृहस्पति सेकंड हाउस में जाएगा तो हमने ये विश्लेषण करना है कि अगर बृहस्पति जितना ज्यादा स्ट्रांग होता चला जाएगा, ऑन एवरेज स्ट्रांग पहले से ही ज्यादा है, शुक्र की अपेक्षा उसकी ताकत दूसरे भाव में पहले से ही ज्यादा है, और अगर वो ज्यादा बढ़ गई, एक लेवल से ज्यादा बढ़ गया, तो यहां पर शुक्र दब जाएगा। और यदि शुक्र दब जाएगा तो आपको समझना है घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं होगा, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं होगा, लाइफ की हैप्पीनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। तो सेकंड हाउस के बृहस्पति को बहुत सावधानी से समझना है। अक्सर हर जगह ये लिखा होता है कि अगर सेकंड हाउस में शुभ ग्रह बैठता है तो वो धन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और बहुत सारी कुंडलियां ऐसी मिलेंगी आपको कि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और उनके हालात इतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे बताए जाते हैं। तो आज आपको ये सूत्र समझ में आ गया कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पर बृहस्पति जितना मजबूती के साथ, जितना प्योरिटी के साथ आएगा, उतना ही ज्यादा शुक्र कमजोर होता चला जाएगा। अब प्योरिटी चेक करने का सेम प्रोसेस जो आपको इससे पहले की क्लासों में बताया गया है, आपने बिल्कुल वैसे ही देखना है। 2, 5, 9, 11, 12, वैसे ही राहु बुध शुक्र, इनको देखना है। और अगर ये नहीं है तो गुरु की ताकत बढ़ जाएगी, शुक्र और कमजोर हो जाएगा। सूर्य और चंद्रमा को देखना है कहीं ग्रहण तो नहीं। अगर ग्रहण लग गया है तो फिर भी थोड़ा बहुत शुक्र बचाव हो जाएगा, और ग्रहण भी नहीं है तो शुक्र और कमजोर हो जाएगा। अब ये सारे स्टेप्स आप बहुत अच्छे से जानते हो। इसी प्रकार से आपने फिर गुरु से पांचवा देखना है और गुरु से नौवां भाव देखना। जब गुरु से पांचवा देखेंगे तो आपकी कुंडली का छठा भाव आएगा, और कि छठा भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, और नवम भाव में नवम देखेंगे तो 10वां भाव आएगा कुंडली का। 10वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। 10वें भाव में बैठा हुआ ग्रह गुरु की बुनियाद होगा। अब वो इस बात मैंने जब 10वां भाव कराया था तो ये समझाया था कि 12वें भाव में बैठा ग्रह उसका ख्वाब होगा, और दूसरे भाव में बैठा हुआ ग्रह
एक प्रकार से रोड मैप। वही बात यहां पर भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अब आप देखिए सेकंड हाउस से हम क्या क्या चीजें देखते हैं। ये मैंने जब दूसरा भाव कराया था तो बड़े विस्तार से कराया। दूसरे भाव से हम मेनली धन देखते हैं, खान पान देखते हैं, अपनी वाणी देखते हैं, अपना व्यवहार देखते हैं, हम अपना ससुराल देखते हैं। खास करके लड़कियों की कुंडली में, महिलाओं की कुंडली में ये ध्यान रखना, सेकंड हाउस उसका ससुराल है। यहीं से डिसाइड होता है कि एक महिला की अपने ससुराल में बनेगी या नहीं बनेगी, उनके साथ तालमेल बनेगा कि नहीं बनेगा। यही वो हाउस है और यहीं से डिसाइड होगा। अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे होंगे ज्यादा, पाप असर होगा, सेकंड भाव कमजोर होगा, तो उस महिला की अपने ससुराल जनों से नहीं बनेगी। पुरुष के लिए उनका खुद का कुटुंब, उनका कुणबा, ये सब सेकंड हाउस है। सेकंड हाउस, माँ के द्वारा दी गई प्राइमरी एजुकेशन भी सेकंड हाउस से आती है। कहते हैं ना, हमारी प्रथम गुरु हमारी माँ है, तो ये सेकंड हाउस तो गुरु का हाउस है। तो यहाँ पे गुरु कहाँ से आ रहे हैं? अब बाय मदर, हमारी माँ पहली गुरु है, जो हमें वो सब चीजें सिखाती है जो किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। जो सबसे पहले वो टीचर बन के हमें सिखाती है, खाना कैसे खाया जाता है, चला कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, ये सारा काम जो है एक माँ करती है, जो कि उसकी जिंदगी की बुनियाद होती है उस बच्चे की। वो वहीं से डेवलप होता है, वहीं से उसकी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर हमने मेन 3 पॉइंट को लेकर के चलना है। एक तो हमारी अपनी जुबान, एक हमारा अपना धन, और एक हमारा खान पान। 3 चीजें, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं इस संसार में बहुत अच्छे से जीने के लिए। अगर हम किसे मानते हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, तो पहले सबसे पहले तो हमारा खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। खान पान आएगा कहाँ से? तो सीधा प्रश्न उत्तर आएगा, किसी खान पान तो अच्छा जब ही खाओगे जब जेब में पैसे होंगे, आपके धन होगा आपके पास। अब धन भी है आपके पास और खान पान भी आपका अच्छा है, पर जबान अच्छी ना हो तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा। तो ये 3 चीजें जब अच्छी होंगी, जबान, खान पान, ये 3 चीजें जब अच्छी होंगी, तो ही व्यक्ति मान्य व्यक्ति होगा। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ गुरु इंसान को ब्रह्म ज्ञानी बनाता है। और ब्रह्म ज्ञानी का तात्पर्य वही है जिसका खान पान अच्छा हो, जिसे धन की चिंता ना हो, और जिसकी जबान में मीठापन। और अगर कोई आपसे पूछ ले जी ये आप जबान में मीठापन की बात कहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का असली मालिक तो शुक्र है। शुक्र मीठी जबान का कारक होता है। शुक्र मीठी जबान का कारक होता है। हम सभी जानते हैं इस पृथ्वी लोक के ऊपर कितना जल है, कितना परसेंट जल है। और हम अपने देश की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो मीठा जल और खारा जल, यानी नमकीन पानी और मीठा जल, जल 2 तरह से पाया जाता है, नमकीन के फॉर्म में या मीठे के रूप में। हमारी जो शुभ नदियां हैं उनका जल मीठा है और समुद्र का जल नमकीन है। कुछ कुओं का जल भी नमकीन है, जमीन के नीचे का पानी भी नमकीन है। ये जो नमकीन पानी है इसका संबंध चंद्रमा से है, और जो मीठा पानी है उसका संबंध शुक्र से है। अब इसको समझना बड़े प्यार से। हमारे अंदर का जो शरीर का मीठा पानी है वही शुक्र है।
और हमारे शरीर का नमकीन पानी, अब अधिकतर पानी हमारा नमकीन है। यही कारण है कि हम सभी पर चंद्रमा का प्रभाव सबसे जल्दी पड़ता है। हर कोई चंद्रमा के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है। कोई व्यक्ति कितना मीठा होगा, ये बात उसकी जुबान से पता चलती है। आप देखने में कितने भी सुंदर हो, कितने भी अच्छे हो, हजारों लाखों रुपए के कपड़े पहन रखे हों, और जबान खुले और शब्दों की बौछार हो, और सामने वाला बेचारा वैसे ही मारा जाए शब्द सुन करके, तो वैल्यू आपकी जीरो है। धन कमाने के लिए हमें 3 काम जरूर करने पड़ते हैं। या तो हमें अपने आप को सर्विस देना पड़ता है, यानी कि किसी की सेवा करनी पड़ती है, या किसी को ज्ञान देना पड़ता है, कंसल्टेंसी, किसी का सलाह देनी पड़ती है, या हमें व्यापार करना पड़ता है। या तो हम सर्विस करते हैं, या किसी को सलाह देते हैं, या हम व्यापार करते हैं। सर्विस में आ जाती है नौकरी, कोई भी किसी भी प्रकार की नौकरी, चपरासी से लेकर के आईएएस ऑफिसर तक, और उससे भी बड़ी कोई पोस्ट होती है तो वहां तक भी, वो सभी नौकरी के फॉर्मेट में आते हैं। दूसरे होते हैं सलाहकार, जिसमें वकील हैं, डॉक्टर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आपके नेचुरोपैथी वाले हैं, और भी जो जो सलाह देने का कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, वो सभी उस फॉर्मेट में आ जाते हैं। और तीसरे हैं व्यापारी। अब तीनों में एक बहुत कॉमन चीज कही जाती है। क्या चीज कही जाती है? मीठी जबान वाले की मिर्च बिक जाती है, मीठी जबान वाले की मिर्च बिक जाती है, कड़वी जबान वाले का शहद भी नहीं बिकता। अब ये सेकंड हाउस के फॉर्म में अपने को समझना है, बहुत जरूरी। यहीं से डिसाइड हो जाता है एक आदमी कितने ऊपर तक जाकर के धन कमाने में सक्षम होगा। लाल किताब जिंदगी के सूत्रों को हमारे सामने खोल करके रख देती है, और लाल किताब की फिलॉसफी ही उसके उपाय हैं। हम उपायों के चक्कर में तो खामखाई भागते हैं। हर भाव, हर ग्रह अपना उपाय स्वयं कह रहा है। अब कोई व्यक्ति अगर धन कमाना चाहता है तो प्रायोरिटी समझ में आ गई, चाहे वो नौकरी करे, चाहे रोजगार करे, चाहे व्यापार करे, कुछ भी करे, उसकी पहली प्रायोरिटी है कि उसको अपनी जबान को मीठा बनाना ही पड़ेगा, अर्थात शुक्र को सही रखना ही पड़ेगा। अगर शुक्र बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा तो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी तो होगा, पर बहुत ज्यादा मीठा बोलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए लाल किताब में लिख रखा है कि अगर सेकंड हाउस में गुरु बैठा हो तो बेशक अपने घर में भी मंदिर ना रखें, और अगर मंदिर नहीं भी जाते तो भी काम चल जाएगा। यानी लाल किताब बैलेंस में बड़ा यकीन रखती है। वो कहती है कि किसी ग्रह की ताकत इतनी मत बढ़ाओ कि उसके साइड इफेक्ट क्रिएट होने शुरू हो जाए। अगर गुरु ज्यादा बलवान हो जाएगा तो यहाँ शुक्र कमजोर होगा, और कई बार तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अध्यात्मवाद की वजह से या अत्यधिक ईमानदारी की वजह से अपना मुनाफा भी नहीं ले पाएगा। तो इसलिए लाल किताब ने उन्हें कहा कि बहुत ज्यादा बृहस्पति की ताकत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, यानी आपको ऐसे उपाय करने की जरूरत नहीं जिसमें आप बृहस्पति की ताकत बढ़ाए जाओ। तो यहाँ पर जो भी लोग उपाय देते हैं उनको बड़ा सावधान हो जाना चाहिए कि किसी का सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है, उसकी बिना मतलब आप बृहस्पति की ताकत को बढ़ाइएगा नहीं। नहीं तो थोड़ा बहुत वो धन जरूर दे देगा, वो उपाय पर घर गृहस्थी को बर्बाद कर देगा। तो ये सूत्र बिल्कुल भी अच्छा सूत्र नहीं है कि हम बृहस्पति के उपाय कर रहे हैं, और बृहस्पति को बिल्कुल अंधे होकर के हमने ताकत देने का कार्य नहीं करना। मैंने आपको कहा था कलयुग का जमाना है, 20-25% अगर बृहस्पति खराब होगा तो व्यक्ति अपना दिमाग का उपयोग करके, अपना ज्ञान का उपयोग करके बहुत बेहतर तरीके से धन कमाए।
क्योंकि फिर वो साधुता नहीं देगा, पूर्ण रूपेण साधुता नहीं देगा, फिर वो ज्ञानी बना करके इंसान को करेगा, पर बहुत ज्यादा खराब भी नहीं होगा। अगर बहुत ज्यादा खराब होगा तो व्यक्ति को कंजूस बना देगा, बेईमान बना देगा, भ्रष्ट बना देगा, किसी भी परिस्थिति से समझौता करने वाला उसको बना देगा। वो चीज भी, वो बात भी गलत है। तो बृहस्पति बैलेंस होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा शक्तिशाली, ना बहुत ज्यादा कमजोर, और हो तो फिर बिल्कुल ही प्योर, कि आत्मा परमात्मा से मिल जाए, इस लेवल का प्योरिटी हो कि फिर उसको किसी चीज की कमी ना पड़े। कमी का मतलब होता है जिसका बृहस्पति जितना प्योर होगा, उसकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सब समाज को लेकर के, पब्लिक को लेकर के होती है, अपने लिए लेश मात्र भी कोई इच्छा उसके अंदर नहीं होती। ना बढ़िया वस्त्र पहनने की, ना बढ़िया भोजन करने की, ना बड़े बड़े आश्रम खड़े करने की, अपने लिए कुछ नहीं होता। जो भी कुछ उसके दिमाग में प्रयोजन होगा, वो समाज को लेकर के होगा, दुनिया को लेकर के होगा, देश को लेकर के होगा, अपने लिए कदापि नहीं होगा। अब जितनी रेंज में बृहस्पति कमजोर होता चला जाएगा, व्यक्ति स्वार्थ की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसमें बुद्ध की तरह के गुण आने लग जाएंगे। बुद्ध का मतलब सिर्फ अपने से मतलब है, अपने अपने से, स्वार्थ का मतलब है। हर बात में, हर चीज में केंद्र बिंदु में वो स्वयं और स्वयं के परिवार के अलावा किसी का नहीं सोचेगा। जैसे आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं सामने वाले का चाहे 10 रुपया खराब हो जाओ, अपना 1 रुपया बचना चाहिए, अपने को दूसरे से क्या लेना देना, कल का मरता आज मरो, बोल देते हैं ना एकदम से जबान से। वो कार्य, ये जो बात होती है, ये बुद्ध प्रधान व्यक्तियों की होती है, बृहस्पति प्रधान व्यक्तियों की नहीं। बृहस्पति वाला कहता है मेरा 1 रुपए का नुकसान हो जाओ, पर अगले के 2 रुपए का फायदा होना चाहिए, कोई बात नहीं, अपन संभाल लेंगे, किसी का भला हो जाए तो अच्छा। राह चलते आदमी के भला करने की जो कैपेसिटी है, वो बृहस्पति देता है। चीजों में तो अब आप लोग समझ गए कि सेकंड हाउस के बृहस्पति को किस प्रकार से देखा जाएगा। बहुत सिंपल है। यहां पर मैं फिर से कहूंगा, सेकंड हाउस में बृहस्पति आया है, सोने से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड काम ना करें, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति का संबंध गोल्ड से है। क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति बढ़ेगा, बृहस्पति की ताकत बढ़ेगी, और ऊपर से आप गोल्ड का काम कर लोगे, तो वो हो सकता है कि वो गोल्ड मिट्टी हो जाए, क्योंकि शुक्र उतना ही दबता हुआ चला जाएगा, उससे आप धन का अर्जन इतना ज्यादा नहीं कर पाएंगे। सर डायमंड रिलेटेड कर सकते हैं ना? डायमंड तो अलग चीज होगी ना लता जी, वो तो शुक्र की चीज होगी। मैंने सिर्फ गोल्ड की बात करी है, प्योर गोल्ड की बात की है। मोनिका जी अभी नहीं, कोई क्वेश्चन, नो क्वेश्चन, बात इधर उधर चली जाएगी, आप लिख लीजिए सारे के सारे। अब हम चलेंगे तीसरे भाव की तरफ। तीसरे भाव की टेक्निक को समझना है हमने। तीसरा भाव मिथुन राशि फॉल करेगी, और यहां पर स्वामी ग्रह होंगे बुध, यानी कि बुध की जमीन है, और तीसरे भाव का कारक ग्रह है मंगल। अब यहाँ दो सज्जन है, एक मंगल है और एक बुध है। अब आप समझ रहे हो ना, देखो मैं टेक्निक सिखा दी है, और ये टेक्निक इतनी गजब की सिखा दी है, आप चाहे कहीं चले जाओ, इसको वैदिक में इस्तेमाल कर लो, इसको लाल किताब में इस्तेमाल कर लो, केपी में कर लो, कहीं जाके कर लो, सारी साइंस सेम है, नाम बदल दिए गए, सिर्फ नाम बदल देंगे, थोड़ा थोड़ा अंतर। अब जैसे लाल किताब के सूत्र हैं, ऐसे ही सूत्र भृगुनंदी नाड़ी के भी हैं, लगभग 95% डिट्टो सेम, कुछ अलग नहीं है। आप इसी सूत्र को उठा करके वैदिक ज्योतिष के उसमें आईने में देख लो, डिट्टो सेम, समझने का, बोलने का सिर्फ अंतर है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब आप गहरे में बैठ करके ज्योतिष सीखते हो, ध्यान अवस्था में ज्योतिष सीखते हो, जब आप पाते हो रे ये तो सब सेम है, बिल्कुल कुछ भी तो डिफरेंट नहीं है।
इसीलिए तो जब हम लाल किताब से करते हैं तो भी वही चीज निकलती है, वैदिक से करते हैं तो भी वही निकलती है। जब तक कोई एक चीज आपकी पकड़ में नहीं आ जाती, जब तक ही आपको अंतर महसूस होता रहता है। जब आप उसमें मंझ जाते हैं और फिर जब दूसरी चीज को समझते हैं तो आप बातें, अरे यार ये तो सब बराबर वही है, सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो गुरु जब तीसरे भाव में जाएगा तो मंगल देव तो वेलकम करेंगे। और बुध कौन है? बुध एक ऐसा ग्रह है जो चंद्रमा से तो शत्रुता रखता है, पर गुरु से भी खफा खाए बैठा हुआ है। उसको बहुत गुस्सा है गुरु के प्रति कि गुरुजी ने चंद्रमा को तो माफ कर दिया, पर मेरी मां का त्याग कर दिया, मेरी मां को तो आश्रम से निकाल दिया, और अपने शिष्य चंद्रमा जो कि मेन कल्प्रिट था उसको माफ कर दिया। भाई ये कैसा इंसाफ हुआ? तो भाई अपन तो माफ नहीं करेंगे, अपन तो लड़ाई लड़ेंगे। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा विरोध यहां पर बुध ग्रह करता है। तो अब आप देखिए, गुरुजी जो होते हैं, हर गुरु सम्मान का विशेष रूप से भूखा होता है। ये गुरु की एक खासियत होती है, ये बता दूं, गुरु चाहे फकीर हो चाहे गुरु अमीर हो, उसके लिए इज्जत से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं। अब गुरु किसी घर में जाए और वहां पे दो पार्टनर हों, एक पार्टनर तो बिल्कुल लंबा लेट जाए कि आओ महाराज गुरुदेव, आज तो अहो भाग्य हमारे पुण्य जाग गए जो आप आए, और एक कहे कि तू घुसा कैसे, हु आर यू, तू पाखंडी है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है, तू ये है, तू वो है, उसको बहुत ज्यादा बकवास सुनाए। तो अब गुरु जी के लिए तो रहना मुश्किल हो गया ना। तो तीसरा भाव गुरु ग्रह के लिए अच्छा भाव इसलिए नहीं माना जाता। अब वैदिक ज्योतिष में तो नियम बना दिया भाई, तीसरे भाव में गुरु हो तो गुरु को मरणासन मान लो। यहाँ पर मरणासन का मतलब ये है, यार मरवा दिया, यार कहाँ फंस गए हम। कहते हैं ना, कई बार हम ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं ना कि जब हमारे मुंह से अंदर से निकलता है, यार कहाँ फंस गए हम, बुरी तरह फंस गए, यहाँ से भाग भी नहीं सकते और यहाँ चुपचाप बैठ भी नहीं सकते, बड़ी बुरी हालत है। तो गुरु ग्रह की तीसरे भाव में वही हालत है कि ना तो यहाँ से भागा जा सकता है और ना यहाँ पे शांति से रहा जा सकता है, क्योंकि बुध तो शांति से रहने देगा नहीं, और मंगल बेचारा सेवा में लगा हुआ है, मंगल भागने दे नहीं रहा। तो गुरु के लिए तो मरणासन स्थिति होगी। तो वैदिक ज्योतिष में भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि गुरु की ताकत कितनी बढ़ती है। अब यहाँ पर समस्या एक और है कि गुरु की ताकत जितनी बढ़ती चली जाएगी, बुद्ध की ताकत घटती चली जाएगी, और बुद्ध की ताकत घटती चली जाएगी तो व्यक्ति में से चालाकियां खत्म होती चली जाएंगी, व्यक्ति बहुत ही साधारण हो जाएगा, मेमोरी के अंदर परेशानियां पैदा हो जाएंगी, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स में प्रॉब्लम्स पैदा हो जाएंगी। और अगर बृहस्पति कमजोर होता चला गया और बुध स्ट्रांग होता चला गया तो सिद्धांत हाथों से छूट जाएंगे, चालाकियों से पैसा तो खूब कमा लेगा, झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी उसमें होगी, और गलती से भी अगर ये कुंडली लड़की की हुई तो उसके विवाह में बहुत परेशानियां आएंगी, विवाह होने में भी दिक्कत, विवाह के बाद भी दिक्कत। ये ध्यान रखना, गुरु तीसरे भाव में, विवाह होने में भी दिक्कत, विवाह के बाद भी दिक्कत। तो ऐसे में क्या देखेंगे आप? फिर से वही सारे नियम लगाएंगे, दूसरे, पांचवें, नौवें, 11वें, 12वें, राहु बुध शुक्र ना हो, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ना हो, और यहाँ पर एक चीज विशेष देखनी है कि मंगल बद ना हो, कि तीसरे भाव का कारक मंगल है, और का मंगल बद कुंडली में हो गया तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, उसको सफलता मिलने में बहुत ज्यादा संकट नजर आएंगे। वैसे तो
तीसरे भाव में बैठा हुआ गुरु नवम भाव को और 11वें भाव को दृष्टि देता है। 9वें भाव को और 11वें भाव को दृष्टि देता है। तो 9वें भाव में और 11वें भाव में कोई ग्रह बैठा होगा, उसके लिए तो बृहस्पति बहुत अच्छा हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति का आशीर्वाद उसे मिल जाएगा। बृहस्पति उसे शुभ बनाने का कार्य करेगा, और उस ग्रह में अशुद्धि भी होगी या अशुभता भी होगी, उसको भी शुभत्व में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। बहुत सिंपल बात बताइए मैंने कि तीसरा भाव बुध का और मंगल का, यहां पर गुरुजी पूर्ण रूप से तो खुश होंगे नहीं। लगता स्पीड बढ़ गई। चलो, वॉइस क्रैकिंग नहीं हो रही, स्पीड बढ़ गई प्रताप जी। नहीं, बिल्कुल सही स्पीड है गुरुजी। अच्छा, और आपने यहाँ पर जो बुनियाद देखनी है गुरु ग्रह की, वो 11वें भाव में देखनी है, और 8वें भाव में नहीं सॉरी 7वें भाव, ये 8वें, इसमें आएगा 5 गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5, 7वें भाव में मदद का वहां से मिलेगी। अगर पुत्र संतान होने में कष्ट हो तो गले में सोने की चैन हमेशा धारण करें। संतान अगर ना हो रही हो तो उन्हें बताएं कि गले में सोने की चैन धारण करें। और लड़की हो कोई और उसकी शादी में बाधा आ रही हो तो उन्हें कहें ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाकर के वहां दर्शन करें और रुद्राभिषेक करवाएं। तीसरे भाव का बृहस्पति अगर खराब असर दे तो बृहस्पति का उपवास रखना भी उत्तम होगा, यानी वीरवार वाले दिन उपवास रखना भी उत्तम होगा। तीर्थ यात्रा करने से भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य की वृद्धि होगी तीर्थ यात्राएं करने से। रजडे को नहीं, रुद्राभिषेक कभी भी करवा सकते हैं और कभी भी वहां पे जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं और ज्योतिर्लिंग पर जाकर के रुद्राभिषेक कराने के लिए कोई समय की मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। पूरे के पूरे 24 घंटे में कभी भी किया जा सकता है, ऐसी वहां पे मान्यता है, क्योंकि वहां पर स्वयं भगवान शिव का वास है। तो और उन्हें तो काल का स्वामी कहा गया है, महाकाल हैं वो, तो उनके सामने काल की क्या घटना। तो उनकी पूजा कभी भी की जा सकती है, उनको नमन कभी भी किया जा सकता है। अब चलते हैं 4th हाउस के ऊपर। 4th हाउस का गुरु, ये चंद्रमा का भाव है, यहाँ कारक भी चंद्रमा है, ये जमीन भी चंद्रमा की और मकान भी चंद्रमा। और मैंने आपको बताया था बृहस्पति का जो परम मित्र है वो चंद्रमा है। अब बृहस्पति जब 4थे भाव में जा रहे हैं तो एक प्रकार से वो अपने परम मित्र के घर में जा रहे हैं, और यहां पर आकर के वो उच्च के हो जाते हैं। 4थे भाव का गुरु उत्तम शिक्षा देता है और कॉलेज तक की शिक्षा 4थे भाव से देखी जाती है। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 2nd हाउस से आती है, यानी कि आपकी 5वीं क्लास तक की कक्षाएं जो है 2nd हाउस से देखी जाती है, और फिर 5वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तीसरे भाव से देखी जाती हैं, और 12वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक 4थे भाव से देखी जाती हैं, और उस ग्रेजुएशन से अपर जो एजुकेशन है वो 9th हाउस से देखी जाती है। इसको हमेशा याद रखना। और 5th हाउस आपका लॉजिक का घर है कि आपका ब्रेन कितना फास्ट काम करता है,
आपका लॉजिक कितना ज्यादा अच्छे से काम करता है, आपका कॉमन सेंस कितने अच्छे से काम करता है। एक तरह से डायरेक्टली पंचम भाव विद्या का भाव नहीं है, पर इनडायरेक्टली वही आधार भूमि है। अब किसी का लॉजिक ही काम ना करे, किसी का कॉमन सेंस ही काम ना करे, अब तो फिर किताब में जितने मर्जी रट्टे मारे जाओ, उससे क्या होगा। सर ये एक बार रिपीट कर दीजिए जो शिक्षा का बताया आपने। रिपीट में दोबारा सुन लीजिए। सेकंड हाउस से प्राइमरी एजुकेशन, थर्ड हाउस से मीडियम एजुकेशन, फोर्थ हाउस कॉलेज एजुकेशन, नाइन्थ हाउस हायर एजुकेशन, और फिफ्थ हाउस योर कॉमन सेंस, योर अंडरस्टैंडिंग, योर लॉजिक, थैंक यू सर। ये सब पंचम भाव है। तो जब बृहस्पति उच्च का होकर के फोर्थ हाउस में आएंगे, तो एक तो लॉजिक है, सिंपल क्या कहता है कि भाई शिक्षा उत्तम स्तर की होगी, कॉलेज उसको अच्छा मिलेगा, ऑटोमेटिक अच्छा कॉलेज मिलेगा उसको। चौथा भाव हमारा अपना घर भी है, तो घर उसे अच्छा मिलेगा, बड़ा मिलेगा। अब बृहस्पति उच्च के हैं तो ये वेल्थ के भी सिग्निफिकेटर हैं, तो वेल्थ भी अच्छी मिलेगी, घर का माहौल भी अच्छा मिलेगा, पैम्पर चाइल्ड होंगे। चौथा भाव घर गृहस्थी का सुख भी है, मन की शांति, मां का घर, घर गृहस्थी का आनंद, ये चौथे भाव से ही देखा जाएगा। और चौथे भाव का बृहस्पति ये सब चीजें बहुत अच्छे से देता है। अब सावधानी की बात है, जैसे कोई अचानक से किसी के पास धन आ जाए तो ध्यान जाता है कि इसकी सिक्योरिटी कैसे करें, कहीं कोई चुरा ना ले जाए। तो इसी तरह से जिस जातक का कोई अच्छा ग्रह बहुत अच्छा बैठ जाए तो उसको जीवन में याद रखना चाहिए कि ये ग्रह खराब नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो गया देखा जाएगा। अब जिसका भी चौथे भाव में बृहस्पति आकर के बैठा है, उसको प्रयास करना है कि भूल से भी बृहस्पति खराब नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या नियम लगेंगे? एक तो बृहस्पति की चीजों का दान नहीं देना है, क्योंकि उच्च के ग्रहों का दान देना निषेध है लाल किताब के अनुसार। उसकी ताकत को कमजोर नहीं करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना जो बृहस्पति को प्रिय ना हो। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति उच्च का होता है उनको पाप सबसे पहले लगता है। क्यों लगता है? परमात्मा कहता है कि तुम तो पहले से ज्ञानी हो और पिछले जन्म के ज्ञानी हो, तुम्हें इस जन्म में कोई खास ज्ञान की आवश्यकता नहीं, तुम तो पीछे से ही ज्ञान का अध्ययन करते हुए आए हो। भगवान ने तुम्हें पहले से ही सद्बुद्धि दे करके भेजा हुआ है, और सद्बुद्धि होते हुए भी इस जन्म में अगर व्यर्थ के गलत कार्य करोगे तो पाप तुम्हें ही सबसे पहले लगेगा। एक मूर्ख आदमी गलती कर रहा समझ में आता है, पर एक विद्वान आदमी गलती करे तो उसका पाप बड़ा है। तो जिन लोगों की कुंडलियों में गुरु उच्च के होते हैं, कभी भी भूल करके भी अपने चरित्र का हनन ना होने दें, नहीं तो उसी क्षण गुरु का प्रभाव दुष्प्रभाव में बदल जाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में बृहस्पति उच्च का होता है वो उच्च पद अधिकारी भी बनने के योग्य होते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े जज, आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेट्स, एम्बेसडर, इनके बृहस्पति अच्छे होने बहुत जरूरी है, ये पहली शर्त है। और बृहस्पति उच्च का है तो बहुत बड़ी बात है ना। प्रोफेसर उच्च के बृहस्पति वाले बनते हैं।
तो इन्हें अपने चरित्र को बड़ा संभाल के रखना चाहिए। चरित्र का हनन होते ही बृहस्पति मिट्टी समान हो जाता है। उसका खामे जाना किसको भुगतना पड़ता है? उनकी औलादों को। सीधा असर उनकी औलाद के ऊपर आता है। उनकी औलाद की सफलता असफलता में बदलने लगती है, हेल्थ में प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, मेंटल हेल्थ दिक्कत में आती है। और आप तो जानते संसार में औलाद से बड़ा कोई कष्ट होता ही नहीं। हो सकता है कि आप बड़े से बड़े रोग को झेल जाओ, हो सकता है कि आप बड़े से बड़े दुश्मन से टकरा जाओ, और जब औलाद को पीड़ा होती है, वो पीड़ा जो होती है वो बड़ी असहनीय होती है। वो कष्ट नहीं झेला जाता उस आदमी से। और बड़े बड़े सूरमाओं के, महाबलियों के, योद्धाओं के हृदय चकनाचूर हो जाते हैं क्षण भर में अपनी औलाद का कष्ट देख करके। आप इतिहास उठा करके देख लो, गुरु द्रोणाचार्य जी का क्या हुआ था। एक बात फैली कि अश्वत्थामा मारा गया, उन्होंने वहीं तलवार छोड़ दी, वैराग्य आ गया कि भाई बेटा ही मारा गया। बताओ, जो इतने बड़े गुरु, इतने बड़े मंझे मांझे ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता, शस्त्र के ज्ञाता, ब्रह्म ज्ञानी, पुत्र मोह, देख लीजिए इतिहास गवाह है। रावण को जब पता चला कि इंद्रजीत मारा गया तो दिल से नहीं लड़ पाया। अगर इंद्रजीत नहीं मारा जाता तो रावण का मरना भी असंभव। और लास्ट के संवादों में देखो, जैसे कि रावण सिर्फ इंतजार कर रहा है अपनी मौत का। किसी तरीके से ये श्री हरि विष्णु जी बस मार दे, मेरी मुक्ति मिले, अब मेरा पिंड छूटे यहाँ से, अब मुझे कोई तमन्ना नहीं बची। उनके संवादों में कोई वो नहीं है, इसलिए मरते समय उनको कोई बहुत वो नहीं है कि मैं बहुत पीड़ादायक स्थिति में हूं, ऐसा ना 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 ना। बल्कि वो तो कहते हैं अगर ऐसी स्थिति में मैं मान गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। सारे लोग, सारे तो पहुंच गए और मैं रह जाऊं यहाँ पर, ये ठीक नहीं है, अब तो मरना ही मंजूर है। तो रावण को भी इस बात का आभास था, और उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी कि वो बड़ा दिल से हार गया था, कि उसको इंद्रजीत पर बहुत भरोसा था कि कुछ भी हो जाओ, इंद्रजीत मारा नहीं जा सकता। राजा दशरथ का हाल देख लो, राम के बगैर क्या हुआ। यहां पर सिर्फ मैं यही बता रहा हूं कि संतान की पीड़ा असहनीय होती है, और गुरु ग्रह का संबंध संतानों से होता है। इसलिए गुरु ग्रह को बड़ा संभाल के रखिए। गुरु ग्रह थोड़ा बहुत गड़बड़ है तो भी चल जाएगा, पर जिनका ज्यादा शुद्ध है उन्हें बड़ा संभल के चलना चाहिए, शुद्ध आचरण करना चाहिए, भागवत करनी चाहिए, भगवत ज्ञान सुनना चाहिए, गीता उपदेश सुनना चाहिए, साधु संतों को नमन करना चाहिए, विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, खुल करके दान देना चाहिए, समय समय पर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, अपने गुरु ग्रह को मजबूत बना के रखना चाहिए। तीर्थ यात्रा करने से, साधु संत दर्शन करने से, उनका उपदेश सुनने से, भागवत सुनने से, वेदांत को समझने से, और लोगों का भला करने से, अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों का भला करने से गुरु ग्रह और ज्यादा निखर जाते हैं। और गुरु ग्रह का जब आशीर्वाद होता है तो जीवन में कम से कम मेहनत करके, ना के बराबर मेहनत करके, इंसान का जीवन बहुत सम्मानित तरीके से चलता है। ये ध्यान रखना, गुरु ऐसा ग्रह है जो धन तो देता है पर बहुत उच्च कोटि के सम्मान के साथ धन देता है। देखिए साहब, 3 कैटेगरी का मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा आपको। एक है डॉक्टर, हम मान के चलते हैं कि वो इंडिया के हिसाब से 5 लाख रुपए महीने कमा रहे होंगे। और एक व्यापारी जो 7 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, और एक आईएएस ऑफिसर, उनका भी अगर एक नंबर से बात की जाए तो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए अपन मान के चल लेते हैं कि अर्निंग है। आप देखिए
व्यापारी को मान के चलते हैं कि वो बहुत ज्यादा कमा रहा है, 7 लाख 10 लाख कमा रहा है। अब एक सामान्य व्यक्ति को कहा जाए कि ये 3 लोग हैं, तो सामान्य व्यक्ति के दिल में रेस्पेक्ट किसके प्रति सबसे बड़ी होगी? व्यापारी का नंबर सबसे पीछे रहने वाला है, क्या वो 10 लाख रुपए महीने कमाता हो। अब मेरे पॉइंट को पकड़ना, वो पीछे है, वो कहेगा नहीं यार, अगर मैं फंसा हुआ हूं तो डॉक्टर मेरी मदद करेगा, मरते समय यही बचाएगा। मेरे को कोई बीमारी हो जाएगी, मेरे को कोई तकलीफ होगी तो यही बचाएगा। एक अनजान आदमी को भी कोई व्यक्ति कह दे आई एम ए डॉक्टर, वो बस में भी सीट छोड़ के खड़ा हो जाएगा, वो कहेगा डॉक्टर साहब आप बैठिए। वो मान के चलता है ये रेस्पेक्टेड आदमी है, ये पढ़ा लिखा आदमी है, और इसकी मैं इज्जत करूंगा तो अच्छी बात है। फिर कोई कहता है मैं उच्चाधिकारी हूं, तो व्यक्ति उसकी भी इज्जत करता है, कहता है अच्छा अच्छा आप अफसर हैं, ऑफिसर हैं, आइए आइए प्लीज बैठिए आप। उसको भी इज्जत देता है कि भाई कभी हम फंस गए तो अपनी मदद कर सकता है। पर व्यापारी के ऊपर इस मामले में भरोसा नहीं करता। गुरु की ताकत है। गुरु जितना स्ट्रांग होता चला जाएगा, गुरु पैसा भी देगा और सम्मान भी देगा। सम्मान कई गुना होगा। अब मैं यहाँ पे ये समझा रहा हूं कि धन से ज्यादा कई गुना उसका सम्मान होगा। आपने अपने देश हिंदुस्तान में देखा होगा, हमारा देश साधु संतों का देश रहा है, बड़े बड़े भक्तों का और ज्ञानियों का देश रहा है, ये ध्यानियों का देश रहा है, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया ज्ञान के प्रति, अध्यात्म के प्रति, साधनाओं के प्रति, मंत्र शास्त्र के प्रति। अनगिनत ऐसे लोग हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं, और उनका मान सम्मान इतना बड़ा हुआ है कि राजा भी उनके चरणों में शीश नवाते हैं आपके सामने। धन बेशक उनके पास इतना ना हो, धन तो ने आज भी व्यापारी ही देके जाता है, धन तो ने आज भी व्यापारी देता है। नेता तो खैर नहीं देता, नेता तो खैर किसी को भी नहीं देता, परंतु व्यापारी आज भी उनको धन दे करके जाता है। जो उनके बड़े बड़े आश्रम चलते हैं और चलते हैं, वो सब व्यापारियों के दम पर ही चल रहे हैं इनडायरेक्टली। और साधु को कमाने के लिए नहीं जाना पड़ता, उसके ज्ञान, उसकी भक्ति के कारण ही उसको, उसके ऊपर भगवत कृपा के कारण ही उसके पास धन की कोई कमी नहीं आती। जितना प्योर ज्ञान, जितना डीप ज्ञान आप जिंदगी में प्राप्त करेंगे, उतना ही बृहस्पति आपका अच्छा होने लगता है। और जितना बृहस्पति आपका अच्छा होने लगता है, आपके विचार अच्छे होने लगते हैं। जितने अच्छे विचार आपके अंदर आने लगते हैं, उतनी ही मेहनत जिंदगी में कम हो जाती है। जब भी कोई आए और आकर के आपसे कहे कि साहब मैं मेहनत बहुत करता हूं पर मुझे पैसा नहीं मिलता है, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूं, एक चीज समझ में आ जाना चाहिए कि बृहस्पति गड़बड़ चल रहा है बाबूजी का। बाबूजी का बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। पहली रेमेडी तो बृहस्पति की ही दे दो इसे, क्योंकि बंदा कह रहा है मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। स्ट्रगल कर रहा है कि इसका मतलब भगवत कृपा नहीं है इसके ऊपर, भगवान की कृपा नहीं है। क्योंकि स्ट्रगल तो हमारी मेहनत में है। अब भगवान जी जब कृपा करेंगे तो फिर काहे की मेहनत है? फिर तो भगवान जी अपॉर्चुनिटी भी लेकर के आएंगे, उसको रास्ता भी दिखाएंगे, और 4 ज्ञानी और भेज देंगे उसको समझाने के लिए कि भैया करना कैसे कैसे, स्टेप भी वही समझा करके जाएंगे। धन भी आएगा और वो आराम से भगवान के भजन करो। ये खासियत है, सिद्धांतों से नहीं चूकना। बृहस्पति जिसका अच्छा हो, सिद्धांतों से नहीं चूकना, अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना। ज्ञान का दुरुपयोग भी कौन करता है? जिनका बृहस्पति खराब होता है, वो ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं। अब चलते हैं 5वें भाव में।
पांचवा भाव क्या है? सूर्य का भाव है। अब सूर्य मित्र है कि शत्रु है? परम मित्र, मित्र की श्रेणी में आ रहा है। पंचम भाव में जब बृहस्पति जाएंगे तो वहां उन्हें वेलकम मिलेगा। एक तो खुद वो बृहस्पति कारक है वहां के, और ऊपर से सूर्य जी बैठे हैं, सूर्य भगवान बैठे हैं। पांचवें भाव का बृहस्पति बहुत ही उत्तम माना जाएगा। अब यहां पर भी हमें बड़ा ध्यान देना है कि बृहस्पति अच्छा हो गया है, वो ही सिद्धांत लगा लगा करके देखने, वो नियम लगा लगा करके देखने, प्योर और इम्प्योर निकालना है, बुनियाद को चेक करना है। पांचवें भाव के बृहस्पति की बुनियाद पहले भाव में आ जाएगी। पहले भाव में बैठा हुआ ग्रह जो होगा, पांचवें भाव में बैठे हुए बृहस्पति की बुनियाद होगा। और बुनियाद खोखली नहीं होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। जितनी मजबूत होगी उतना ही उत्तम ग्रह होगा, यानी कि अंदर से शक्तिशाली होगा ग्रह, खोखला नहीं होगा, बाहरी दिखावे का नहीं होगा। जैसे किसी के फर्स्ट हाउस में राहु बैठ जाए और पांचवें में गुरु बैठ जाए, तो राहु गुरु की बुनियाद को खोखला कर देगा। अर्थात गुरु दिखावेगा, देखने में तो अच्छा होगा पर अंदर से खोखला होगा। अब ऐसे लोग कौन होंगे? डिग्री तो ले लेंगे बीएमए की, पर वास्तव में ज्ञान ना होगा। उनसे कुछ भी बात कर लो आप, वो नहीं ज्ञान की बात कर पाएंगे। तो ये बड़ी समस्या उनके साथ। वो अपनी द्वारा ली गई वह जो अपनी जो हिसाब किताब होता है, डिग्रियां होती है, एजुकेशन होती है, कई बार वो उससे जस्टिफाई नहीं कर पाते। अच्छा, ये प्रश्न मत पूछो कि पहले भाव खाली होगा तो क्या होगा, तो देखने की जरूरत ही नहीं, टेंशन मत पाला करो बिल्कुल भी। किसी भाव में अगर कोई ग्रह नहीं हो तो इसका मतलब वो नियम उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। फिर भी आपने बहुत ज्यादा जांच करनी हो तो उसके कारक को ले लिया, सिंपल। ठीक है। और मसनूई ग्रह का कंसेप्ट हमेशा जरूर लगाना, ये हमेशा ध्यान रखना, उसको भूलना नहीं। सूर्य और शुक्र, अगर ये दो ग्रह अच्छे हैं कुंडली के अंदर, तो बृहस्पति कुंडली में कहीं पर भी बैठा हुआ है तो वो कमजोर नहीं है, यानी कि उसको मदद मिल रही है। पांचवें, अच्छा चौथे घर का मैं बताना भूल गया, कोई उपाय कराने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। चौथे का किसी का बृहस्पति बैठा हो, बस उसको यही ध्यान रखना है कि उसको दान नहीं करना, कोई चीज बृहस्पति की चीजों का दान नहीं करना, और बृहस्पति को शुद्ध बना करके रखना है। और शुद्धि का लेना है आचरण से, अपने आचरण को शुद्ध बना करके रखना। इसी प्रकार से पांचवें भाव में अगर कोई बृहस्पति बैठा हो तो भी ये उत्तम ही माना जाएगा। और उपाय का मतलब ये नहीं कि भाई लाल किताब में हर भाव के ग्रह के उपाय कर दो, हर ग्रह के उपाय कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपायों को कम से कम मात्रा में करो, बढ़िया तरीके से करो, पूर्ण श्रद्धा के साथ करो, यही लाल किताब की फिलॉसफी है। 10-10, 12-12 उपाय करने से फायदा नहीं है। उपाय आपस में क्लैश कर जाते हैं और उससे पूरा रिजल्ट नहीं मिलता है। मैं बहुत कम उपाय बता करके खुश होता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। मैंने तो, मेरे पास लोग आते हैं फाइलें ले लेकर के,
और लाल किताब वालों से मिलकर के आते हैं, 12-12, 15-15 रेमेडी दी हुई होती है, और मैं 3-4 पे आकर रुक जाता हूँ। फिर वो बेचारे बड़े खुश नहीं होते मेरे से कि भाई हम तो उम्मीद करके आए थे कि ये बड़े वाले गुरुजी हैं तो 15 की जगह 20 बताएंगे। तो हो गया यहाँ तो उल्टा। तो कई बार अनएक्सपेक्टेड काम हो जाता है उनके साथ। और मैं देखता हूँ कि एक ही ग्रह के उपाय 5-5, 6-6 उपाय दे रखे होते हैं। तो भाई जब वो दवा वही है, साल्ट वही है, सिर्फ कंपनी का नाम बदलने से क्या फायदा? साल्ट तो वही है ना। तो उसी को थोड़ा सा अच्छे ढंग से कर लेंगे तो उसी से बात बन जाएगी। दूसरा, लाल किताब की फिलॉसफी इस चीज में यकीन करती है, रिपीटिशंस में ज्यादा बिलीव करती है। यानी कि आप एक उपाय को लगातार कई दिनों तक करो तो ग्रह ठीक हो जाएगा, बजाय के इसके कि आप बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कुछ करें। वो कहते थोड़ा थोड़ा कर दो। बीमारियों को छोड़ करके अगर हम एक मुट्ठी चने की दाल अगर मंदिर में दे के आ रहे हैं, दूसरा आदमी 1 किलो दे के आ रहा है, और तीसरा आदमी 10 किलो दे के जा रहा है, बात बराबर है, तीनों का असर बराबर होगा। ये लाल किताब की खूबसूरती है। और लाल किताब ने ये 10 किलो और 1 किलो और 100 ग्राम क्यों रखा? एक जगह है कि आपको अपनी हैसियत के अनुसार दान देना चाहिए। अगर बहुत अमीर आदमी भी अगर बहुत कमजोर स्तर का दान देगा तो वो अपनी अमीरी पर डेंट मार रहा है। हर इंसान को अपनी इज्जत बना करके दान देना चाहिए, अपनी इज्जत बना करके दान देना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। कोई बड़ा सेठ जी हो, कोई बड़ा लाला जी हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई उच्च अधिकारी हो, कोई राजा के समान अधिकारी हो, और कोई ब्राह्मण से वो पाठ पूजा कराए और उसको वही छोटे मोटी दक्षिणा दे, तो बात अच्छी नहीं है, उस व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं है। पंडित जी को नहीं फर्क पड़ेगा, उसके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने अपनी हैसियत से बहुत नीचे उतर करके दान दिया। किसको दान दिया? बृहस्पति को। बृहस्पति को बहुत बुरा लगता है कि मैंने ही धन दिया तुझे, मैं ही धन दिला रहा हूं, मेरे आशीर्वाद से तुझे धन मिल रहा है, और तो मुझे लौटाते समय इतना कम लौटा रहा है, तो अपमान हो गया। इसीलिए मैंने देखा जो बड़े बड़े घरानों के लोग होते हैं, वो छोटे आदमी को भी कुछ देंगे तो बहुत बड़ा देने की कोशिश करते हैं, ना देने की कि वो बेचारा खुश हो जाए कि वाह साहब आज तो क्या मिला ही ना, गजब ही हो गया। और क्योंकि छोटा आदमी बड़े से ही उम्मीद करता है, हमेशा ध्यान रखना, छोटा आदमी बड़े से उम्मीद करता है, और बड़े आदमी को छोटे की उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। नहीं तो छोटा तो मन मास के बैठ जाएगा। आप मान लीजिए कोई आपके घर में चौकीदार है, अब दिवाली का त्योहार है, आपने दिवाली के त्योहार में आप वो देख रहा है कि ये साहब लाख रुपए के तो पटाखे फोड़ रहे हैं, अब वो भी बेचारा उम्मीद कर रहा है, आपने उठा करके उसको 200-500 रुपए बड़ी मुश्किल से पकड़ाए हैं, अब सोच रहे हैं वो बेचारा 4 बार सैल्यूट भी मारे आपको। अब उसका जी जल रहा है कि लाख रुपए के तुमने पटाखे फोड़ दिए, अब भाई मुझे कुछ दे देते तो मेरा दिवाली भी अच्छी तरह मन जाती कम से कम। तो अगर किसी ने उनके कपड़े दे दिए, 1000-2000 रुपए दे दिए, मिठाई के डब्बे दे दिए, थोड़े पटाखे दे दिए, घर के बच्चों के लिए दे दिए, अब वो दे दिया आपने 5-7 हजार रुपए का, तो सारे साल भर याद रखेगा साहब कितने बड़े अच्छे आदमी, बड़े दिलदार आदमी। तो छोटों के दिल से दुआएं निकलनी चाहिए जब इंसान बड़ा बनता है। बड़ा बनना एक हुनर का काम है, बड़ा धन से नहीं बनना जाता। लोगों के दिल में घुस करके इंसान बड़ा बनता है, पैसे से दिखावे से बड़ा नहीं बनता है। आपकी कोठी कितनी बड़ी हो, आपकी गाड़ी कितनी बड़ी हो, आम आदमी की सेहत पर 1 पैसे का फर्क नहीं पड़ता है। ये हमेशा ध्यान है। हमें ही वहम होता है कि साहब हम 50 लाख की गाड़ी में चल रहे हैं, फलाना आदमी क्या देख रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा। भाई वो कद्दू नहीं सोच रहा आपके बारे में बिल्कुल भी। अगर आप उसकी मदद करते हो, आप उसकी सहायता करते हो, आप उसकी जिंदगी में काम आते हो, आप उसके दिल में बसते हो, तो आप उसके लिए जिंदगी में सबसे बड़े आदमी हो।
और आप उनके किसी काम में नहीं आते हो, चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में चलो, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। और बृहस्पति का काम है आपको धन से ज्यादा सम्मान देना है, और धन से ज्यादा सम्मान उसी व्यक्ति को मिलता है जो दूसरों के कार्यों को सिद्ध करवाने में मदद करता है, दूसरों को ज्ञान बांटता है, विपरीत समय पर उत्तम सलाह देता है, वही इज्जत कमाता है। ये जिंदगी के सूत्र हैं, इन्हें जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही अच्छा है। कई बार 50 साल की उम्र में भी हम नहीं समझते, 70 साल की उम्र में भी नहीं समझते, और कई बार हमें 20 साल की उम्र में भी ये चीजें समझ में आ जाती हैं। ये भगवान की कृपा के ऊपर डिपेंड करता है किसको किस उम्र में क्या चीज समझ में आएगी। ज्योतिष और कुछ नहीं, ज्योतिष जीवन का अध्यात्म है। ज्योतिष जीवन जीने की कला का नाम ज्योतिष है। जब मुझे कोई कहते नहीं इट्स एन अनप्रेडिक्टिव आर्ट, अब क्या करें, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, बट इट्स नॉट प्रेडिक्टिव आर्ट। ये तो अंदाजे वाली है। ये जब हमारा अंदाजा सही जाता है, जब बंदा अपने बेकार कर्म जो साथ लेके आया उनको उसी में करता रहता है, फिर हमारी हर प्रेडिक्शन पास होती है। अगर ज्योतिषी की हर प्रेडिक्शन पास हो रही है ना उस आदमी के ऊपर, हर बार हो रही है, इसका मतलब पट्टा पिछले जन्म में जो उल्टे सीधे करके आया था वो आज भी कर ही रहा है, बदलाव नहीं लेके आया। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कार्मिक चार्ट पढ़ रहे हैं उसका, जो पीछे करके आया है, जिस कर्मों के वजह से उसको इस जन्म में जो जो भुगतान करना पड़ रहा है वो भुगत रहा है, पर सुधार नहीं रहा है। अगर कोई कहता है, जैसे हम कहते हैं तेरे को शुगर की बीमारी हो जाएगी तो डायबिटिक हो जाएगा, भाई वो तो हमें पता ही है कि उसकी कुंडली में शुक्र गड़बड़ होगा, गुरु गड़बड़ होगा, ये प्लेनेट की ये पोजीशन होगी, पर साथ में ये भी समझ रहे हैं इसने बदलाव नहीं कुछ किया, वो ठीक होगी कैसे वो बीमारी, वो मैनेज कैसे होगी। और मैंने ये बीमारी भी ठीक होते हुए देखी है, जिसने गुरु ग्रह को ठीक कर लिया उसकी बीमारी भी ठीक हो जाती है। ये भी कमाल के हमने चमत्कार देखे। तो जिसने कर्मा में सुधार पैदा कर लिया वो हो जाएगा। तो ज्योतिष पढ़वाने से भी बेटर है ज्योतिष को पढ़ना, ज्योतिष को समझना। ये आपके अंदर के रोम रोम को पुलकित कर देता है। इसके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो ही दिव्य है, वो ही अद्भुत है। बाकी तो सब टेक्निक का खेल है, टेक्निक तो जब चाहेंगे जब सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अमर जी बताइए। गुरुजी जैसे आपने बताया कि ज्यादातर जो जातक होते हैं, जो हमारा जो कर्म होते हैं, जी और जैसे हम लोग कोई ग्रह के जिस पोजीशन में रहते हैं, जैसे हमारा रेस्पॉन्स जो होते हैं, जो रिएक्शंस होते हैं, और उसी हिसाब से सिचुएशन मतलब डिटरमाइन कर लेते हैं शायद, क्योंकि बिल्कुल ग्रह का जो प्रभाव होते हैं उसके ऊपर, जी और उसका जो मतलब कर्मास वगैरह होते हैं, तो उसकी से वो अगर गुरु उसका ठीक है, फिर भी वो उल्टा सीधा काम कर लेते हैं, तो उसके तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अमर जी, यही बात आज समझाई गई है। उनके साथ कई प्रकार की दिक्कतें हो जाती हैं। जैसे ये बृहस्पति के सिद्धांत में जरूर लगता है, क्योंकि ये मान्यता है कि बृहस्पति जिसका अच्छा है वो आम सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा विद्वान है, समझदार है, और उसे अच्छे और बुरे का पूरी तरीके से नॉलेज है। और जिसे ये नॉलेज है कि ये कार्य गलत है और फिर वो गलत कर रहा है, तो इससे बड़ा क्या पाप होगा। सही में। और जो ये मानसिकता गुरुजी जो है, जैसे मानसिकता रहते हैं, हम एक बर्थडे मना लेते हैं, उसमें हम जो कुक है उसमें बहुत खर्चा कर लेते हैं, लेकिन जब देने के टाइम में, ब्राह्मण को देने के टाइम में आते हैं गुरुजी, तो ज्यादातर देखा गया है जो जितने बड़े बड़े लोग हैं वो इतना देने में बहुत कंजूसी करते हैं इसमें।
तो उसी का भी प्रभाव आते हैं शायद। बृहस्पति का दुष्प्रभाव होता है अमर जी, ये ध्यान रखना। ये बृहस्पति का दुष्प्रभाव है उनकी कुंडली के अंदर। कभी भी जो ऐसी कलुषिता दिखाते हैं, आप उनकी कुंडलियों को जरूर अध्ययन करें। जब भी किसी के व्यवहार को देखना हो, उनकी कुंडली देख लिया करें, और वहीं बार्गेनिंग से भी चीजें करते हैं स्पष्ट आ गुरुजी। जाए। हैं जी? बार्गेनिंग्स भी करते हैं, मतलब नहीं, देखिए, कुछ लोग। बार्गेनिंग एक कला है, वो एक अलग चीज है। हाँ। पर कुछ चीजों में बार्गेनिंग नहीं होनी चाहिए। वो चीज नहीं होनी चाहिए। पर मेरा ये मानना है, अन्य जगह पर आप बार्गेनिंग करो। कुछ जगह हैं जहाँ पे बार्गेनिंग की गुंजाइश ज्यादा नहीं होती है, वहां पर प्रेम पूर्वक व्यवहार से कार्य करना चाहिए। मेरा अपना मानना है, भगवान के कार्यों में हाथ जोड़ करके प्रेम पूर्वक, नर्म कम अगर गुंजाइश है तो वहां से नम्रता पूर्वक कम दीजिए, विनम्रता से कम दीजिए, पर जानबूझ के कम मत दीजिए। कहने का मेरा तात्पर्य ये। गुरुदेव, एक क्वेश्चन है मोनिका जी कि नहीं, मोनिका जी बिल्कुल नहीं। जो आप दूंगा हैंड रेज करेंगे और बीच में नहीं बोलेंगे। जी। हाँ ज्योति जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे आपने बोला हैसियत से नीचे दान देने पर गुरु कम हो की मतलब पावर प्रभाव कम होगा उसको। हाँ जी। अगर मान लो कोई व्यक्ति, मान लो 10 रुपए, एग्जाम्पल है, 10 रुपए कमाता है और वो चाहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार सेविंग कर लेंगे, इस बार जाने दो, अच्छा हो नहीं, जाना चाहिए वो गुरु। भी गलत है ज्योति जी, वो वो भी क्या गलत करेगा? है। नहीं, स्पष्ट रूप से शास्त्रों में लिखा है, दान सामर्थ्य अनुसार होना चाहिए, नीति अनुसार होना चाहिए। दान कभी भी दिखावे की वजह से नहीं देना चाहिए। आत्मा प्रसन्न हो, दान वही अच्छा है। दान वो है कि दिया भी जाए और पता भी ना चले। कहने का मतलब कि जिस आदमी की हैसियत इतनी है और दान वो इतना सा दे दे, थोड़ा सा, जैसे 100 रुपया है और वो 10 रुपया दान कर दिया, वो एक्सट्रीम दान है, मतलब फुल फ्लैश दान माना गया, उसको पूर्ण दान माना गया। तो 10% दान, अपनी कमाई का 10% दान पूरा दान माना गया, यानी कि 100% के बराबर दान है वो, जो 10% है। अच्छा अच्छा। हाँ, वो 100% के बराबर। कोई आदमी 100 रुपए में से 10 रुपए दान कर रहा है, यानी कि वो अपना 100% ही दान कर रहा है एक प्रकार से। 90% तो उसका हक है, उसको दान रखना। हमेशा गुप्त उससे ज्यादा चाहिए। गुरुपद जी नहीं बोलेंगे, गुरुपद जी नहीं बोलेंगे। तो दान जो है कभी भी हैसियत से बढ़ करके नहीं देना चाहिए, ये भी निश्चित। गुरुजी, एक चीज हो रहा है, जो मतलब पहले में राहु है और 5वें में गुरु है, तो वो बुनियाद गुरु है, तो वो राहु क्यों परेशान करेगा? गुरु नहीं मतलब कुछ कर सकते राहु नहीं के नहीं, लिए? गुरु गुरु की जो बुनियाद है राहु बना है, और जो बुनियाद है मतलब नींव है। अब उसकी नींव में एक प्रकार से दीमक लग गई है, अब गुरु कमजोर हो गया है। अब गुरु जब कमजोर होगा तो उसका असर क्या होगा? गुरु हो गया खोखला, संतान पर जी, असर पड़ेगा, उसके ठीक है, एजुकेशन पर असर पड़ेगा। तो वो चीज जो है गड़बड़ है। ठीक है गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी, प्रणाम। हाँ शेखर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी सर, जैसे इसमें अभी आपने जिस हिसाब से बताया, उस हिसाब से जो दृष्टियां जो है, 100% दृष्टि, 50% दृष्टि, इनका असर दुश्मन पे और दोस्तों पे कैसे होगा? यानी जैसे शेखर जी, फर्स्ट हाउस से फिर। बृहस्पति की दृष्टि में एक ही चीज बस नोट कर लो, उसी में सब आ जाएगा। जी। गुरु की आंखों में अमृत बरसता है, अर्थात गुरु ग्रह किसी भी ग्रह को देख ले, शुभ को और शुभ बना देगा, अशुभ को शुभ बनाने का प्रयास करेगा। जैसे कि आप समझते हो कि शनि पापक ग्रह है। अब मान लीजिए किसी का शनि बैठा है 9वें भाव में और गुरु बैठा है 5वें भाव में, तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहां पर, तो वहां पर शनि की अशुभता कम हो जाएगी, शनि में भी शुभता आ जाएगी। अब मान लीजिए राहु है, राहु बैठ गया है 9वें में, अपना गुरु बैठा है 5वें में, तो लाल किताब की थ्योरी के अनुसार गुरु देख रहा है राहु को, तो राहु की शरारतें कम हो जाएंगी, यानी वो उसको भी कंट्रोल में बना करके रखेगा।
तो नवे का जो गुरु होगा, नवे का जो राहु होगा, अक्सर जिन लोगों की कुंडली में राहु नवे में बैठता है उनके जीवन में, उनके भाग्य में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं। पर वही गुरु की दृष्टि में अगर आ जाएगा तो वो राहु भी कंट्रोल हो जाएगा, फिर उनमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये है असर। तो गुरु की आंखों में अमृत बरसता है। इस सूत्र को याद रखेंगे। गुरु की दृष्टि के मामले में, सिर्फ इस ग्रह की दृष्टि के मामले में आपको कभी टेंशन पालने की जरूरत नहीं कि दृष्टि का क्या असर हो। और अमृत का मतलब ये है कि हो गया बेड़ा पार। थैंक यू, थैंक जब तो कहता हूँ कैमरा खोल करके रखा करो। छोटे मोटे गुरु हम भी होते हैं। यू। आप बड़े गुरु जी हैं सर। हाँ मोनिका जी, मोनिका वर्मा जी, थोड़ा देर बेटा मैम भी हैंड रेज किए हैं, अगर बता देंगे तो अच्छी बात है। म्यूट, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि अगर फर्स्ट हाउस में राहु हो तो क्या वो क्या सूर्य ग्रहण दोष बनता है? तो इसकी हाँ। क्या सूर्य ग्रहण से भी संबंध होता है सर? जैसे कि पहले घर में राहु होगा तो सूर्य ग्रहण बनेगा। पर इसको अपन चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक जब मैं राहु कराऊंगा कि राहु पहले घर में आएगा तो कैसे। जैसे अभी अपन बृहस्पति में घूम रहे हैं, आज हम 5वें भाव तक आए हैं। ऐसे ही हम हर ग्रह की यात्रा करेंगे, हर ग्रह के सूत्र को समझाएंगे, ताकि अब आप लोग कभी भी भूल नहीं पाएंगे कि गुरु को ढंग से देखना कैसे है। नहीं सर, हमने इसलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि ये हमारे टॉपिक से अभी काफी दूर है। हमने इसलिए क्वेश्चन किया क्योंकि ये राहु मेरे फर्स्ट हाउस में है और आज क्योंकि सूर्य ग्रहण था तो मैंने ये पूछना आपसे उचित समझा। हाँ कोई बात तो इसके नहीं, लिए उपाय क्या? कोई बात कोई, नहीं। इसका कोई गुरुजी उपाय भी होता है? हाँ उपाय है इसका। पहली बात तो हिंदुस्तान में ये सूर्य ग्रहण आज का दिखाई नहीं दिया, हमारे यहाँ पे मान्य नहीं है। दूसरी बात, सूर्य ग्रहण कभी भी लगा हो, किसी की कुंडली में लगा हो, गायत्री मंत्र साधना, सूर्य मंत्र साधना, सूर्य के प्रभावों को बढ़ाइए। क्योंकि सूर्य ग्रहण किसी भी कुंडली में हो, सूर्य को डेंट पड़ता है, सूर्य को चोट लगती है और सूर्य खराब होता है। तो गायत्री मंत्र हम कंटिन्यू रहता है, सुबह सो के उठने के साथ ही गायत्री मंत्र शुरुआत होती है। नहीं, ये बातें नहीं बतानी मोनिका जी। साधना की बातें गुरु जी से अकेले में बातें होती हैं, ये नहीं बतानी। सबको पता चल जाएगा, भक्ति छीन लेंगे सारे के साथ, है ना। इसीलिए भोजन और भजन एकांत में होने चाहिए, गुप्त रूप से होने चाहिए। ये दिखावे की चीजें नहीं है, हैं? मैंने एक बार प्रवचन दिया था, कोई कहे कि मैं फलाने का फलाना उपासक हूं, समझ लेना डफर आदमी है। बृहस्पति कमजोर है। उपासक का क्या मतलब है? वो ये समझाना चाह रहा है कि मैं विजेता हूं, मैं फलाने देवता से काम करा सकता हूं। ऐसा नहीं, हम दास हैं। भगवान कृपा करता है तो हम भजन करते हैं, भगवान कृपा ही ना करे हम भजन काहे को करें। जिन पर भगवान की कृपा नहीं होती वो भजन भी नहीं कर सकते। और कभी भी भजन कितना है कितना नहीं है, इस संसार में सिवाय गुरु के सामने ये रहस्य प्रकट कभी नहीं करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में लिखा है कि मंत्र साधनाओं को छिपा करके रखना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के विशेष अंगों को छिपा के रखते हैं, ऐसे कभी भी किसी के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो मैं सभी के लिए ये बात बता रहा हूं। तो कभी भी तुम लोग ज्योतिषाचार्य बन जाओ, कभी ये मत बोर्ड लगाना माँ काली के उपासक, माँ गायत्री के उपासक, हनुमान जी के उपासक। और भाई साहब, आप इसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो। ये सब वो लोग हैं जो सनातन धर्म को कमजोर कर रहे हैं। ये मूर्ख लोग हैं और ये सिवाय समाज को लूटने के और कुछ नहीं करते। ये ध्यान रखना, सच्चे सनातन धर्म की नींव रखनी है तो हमें वापस उसी सूत्रों पर आना पड़ेगा जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं। और वो बहुत ही सच्चे सुच्चे मोतियों की तरह लिख करके गए हैं, एक एक चीज लिख करके गए हैं। सिर्फ हमें पन्ने खोलने और पढ़ने,
और उनको मान लेना है। आप देखेंगे कि वही चीज सब कुछ बढ़िया होती चली जाए, क्योंकि ये बार बार बोलने से भी अहंकार जन्म होता है कि हम भजन करते हैं। वो अहंकार भी जन्म नहीं होना चाहिए। अच्छा होने का अहंकार बहुत बड़ा है, बुरा ना होने की अपेक्षा, कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो अहम है। हाँ राहुल, थैंक यू सर। मेरी क्लास पूरे होते होते 45 क्लास पूरे होते होते मंगल बद मंगल नेक में बदल जाएगा, ये देख लेना। जिन लोगों में धैर्य नहीं था, सब में धैर्य आ जाएगा धीरे। रोज थोड़ी थोड़ी डोज दूंगा, प्रसादी दूंगा, एकदम मंगल बद से मंगल नेक हो जाएगा। हाँ राहुल। सर ये कह रहा था मैं, जैसे चौथे और पांचवे में आपने बोला कि इसके ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं होती गुरु के, तो हाँ। ये चौथे में तो उच्च का हो गया, तो उच्च क्रय के अगर रिजल्ट ना मिल रहे हो तो ऐसा फिर हो ही नहीं सकता राहुल, यही तो कह रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अपने घर में इत्र की बोतल को तोड़ के फेंक दो और फिर कहो कि खुशबू नहीं आनी चाहिए, अब हो सकता है? नहीं, मेरी नोन में सर कोई है ऐसा जिसका मैं ये बता रहा हूँ। तो ये देखो ना, अब तो तुमने टेक्निक सीख ली। हाँ वही मैं अरे उसी आपको पॉइंट इस पे मैं आ रहा हूँ। काबिल बना दिया, बड़े से बड़ा ज्योतिषी जो बृहस्पति की सही सिचुएशन नहीं ढूंढ सकता, आप ढूंढने में सक्षम बना दिया। आप लोगों को मैंने सक्षमता दे दी है वो। सर उसका ही पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अगर उसके रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं तो उसको जो खराब मेरे कर रहा है भाई उसके उपाय करने होंगे। राहुल, उल्टी बात कर रहे हो। बताया कि बृहस्पति खराब कैसे होता है, उसको चेक करा तुमने? हाँ जी दूसरे वही कह रहा पांचवें हूँ मैं। नौवें 11वें 12वें में चेक करा तुमने? हाँ जी हाँ जी। ऐसा हो ही नहीं सकता। रखो मेरे सामने कुंडली। दूसरे 12वें में बुध है सर। अच्छा, फिर उल्टी बात कर रहे हो यार, फिर घुमा रहे हो ना मुझे। अभी मंगल तुम्हारा बद ही है, अभी अभी नेक हुआ नहीं, टाइम लगेगा। अच्छा सर एक और चीज पूछनी थी। ये हाँ। दूसरे 5वें 9वें 12वें में गुरु के शत्रु जो होते हैं वो गुरु को खराब करते हैं, और हम्म। दूसरे 5वें 9वें 12वें में अगर मंगल नेक हो तो उसे हम्म। अच्छा देखा जाएगा या बुरा देखा जाएगा? मंगल नेक का कंसेप्ट दूसरे 5वें 9वें 12वें से आ कहाँ से गया मेरे भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य बुध अगर हो साथ में तो बुध तो हो गया ना दूसरे तो 5वें अलग 9वें बात, फिर 12वें में। दूसरे 5वें 9वें 12वें की बात मत करो यार राहुल। तो मैं सर वही समझ नहीं पा रहा हूँ इतने दिन से इस बात को भाई कि फिर मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे वीडियो 4 बार देखो। अब सर मैं कैसे देखी है समझाऊं? मैंने। नहीं मैंने नहीं देखी नहीं है। राहुल, नहीं, ये आप गलत जो है आर्गू कर रहे हैं। ये अच्छा एक मेरे चीज और है। समझाने का नहीं बनता। मैं कोई, आप जेबीटी मास्टर तो नहीं, एक डंडी छड़ी ले लूं है नहीं नहीं आप सर, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। गुरु अगर चौथे भाव में उच्च का है तो उसके बुनियाद में अगर नेक मंगल बैठा हो तो वो हम्म। अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा यार, मैंने सूत्र अच्छा बताया है रहेगा ना। मंगल ने कहा। हाँ, ये तो तो कोई उसी क्वेश्चन ही नहीं है। से क्वेश्चन ये था कि वो बुध भी तो चलो है कोई साथ बात नहीं, मैं कभी फिर में। अलग से क्लास लूंगा। जब किसी दिन मेरा मूड होगा, मैं कॉफी लेके बैठूंगा तुम्हारे साथ और आराम से कॉफी पिए जाऊंगा। तुम मेरा जितना मर्जी दिमाग खराब करना, मैं कॉफी पीता रहूंगा, क्योंकि मैं कॉफी पीता नहीं हूँ। तो कॉफी पीने से मेरा भी दिमाग इधर से भी खराब होगा, इधर से तुम करोगे तो बिल्कुल बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन बड़े ऊट पटांग आते हैं, कोई लॉजिक नहीं है उसमें। हाँ सागर साहब, आप बताओ। ठीक है। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर ये जो चौथे का आपने जो गुरु का बताया, ये तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज पूछना चाह रहा सर, जैसे हमको चरित्र का, जैसे कोई गलत काम नहीं कर रहे और कोई इसमें नॉन वेज वगैरह खाना वो भी नहीं होना चाहिए ना? नॉन वेज से बड़ा उनको अंडा शत्रुता है खाना, गुरु। जैसे अंडा खा तो वो भी नहीं खाना अंडे चाहिए? का संबंध बुध ग्रह से है, समझ लो, और अच्छा। नॉनवेज का संबंध हमारे गुरु ग्रह से है। परंतु मान्यता ये है कि अंडा और मांस दोनों को गुरु से जोड़ा गया है, क्योंकि अंडा भी जो है कहीं ना कहीं नॉनवेज का ही पार्ट है। तो इसलिए गुरु ग्रह के लिए शनि की खुराक नहीं लेनी। शनि की खुराक में अच्छा, यही आता ये है, जो शराब, मांस और अंडा ये नहीं लेना। अच्छा, कुछ नहीं लेना। और ये जो ग्रह किसी को देखेगा, जैसे 10वें में कोई ग्रह बैठा है, उसको शुभ बना देगा। जैसे शुक्र बैठा हुआ है, जैसे मान लो कोई भी कुछ भी बैठा है अगर शुभ गुरु तो चौथे में बैठा है तो 10वें भाव में जो भी हाँ, ग्रह बैठा है उसको 100% दृष्टि शुक्र से है। देखेगा। हाँ, तो शुक्र को देखेगा गुरु। अच्छा, वो 10वें का अच्छा, तो उसको मतलब शुभ करा देगा। शुक्र को शुभ बनाएगा। शुक्र को शुभ बनाने का शुभ मतलब बनाएगा। ये है हाँ।
कि ऐसा व्यक्ति फिर महिलाओं का सम्मान करेगा, उनके साथ पाप या अनाचार नहीं करेगा, उनका मिसयूज नहीं करेगा। अच्छा सर, ये बृहस्पति 5वें भाव का कुछ उपाय नहीं बताया, इसमें क्या करना चाहिए? जैसे मान लो सागर साहब, मैंने जॉब वही वगैरह में- बताया, पहले उपाय जभी करना है हम लोगों को जब ग्रह खराब हो। हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन जिन भावों में गुरु को अच्छा बताया है तो उपाय तो करने जरूरत की नहीं है। आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ठीक है। उनको सेव करना है, बचा के रखना है। इसलिए मैं आपको कहता हूं हर जगह उपाय करने की आवश्यकता नहीं। जरूरत नहीं है। उपाय ठीक। जब होगा जब आप पाएं कि वो इम्प्योर है, और इम्प्योर वो 4th हाउस में भी हो सकता है। इम्प्योर तो बिल्कुल। 4th हाउस में भी हो सकता है, बोर्ड में भी हो सकता है। क्योंकि हाँ, ये मैं आपको नई टेक्निक बता रहा हूँ। टेक्निक तो खैर पुरानी है, मेरी खुद की नहीं बनाई हुई, लाल नहीं, किताब नहीं। का सूत्र है, पर मैं ढंग से समझा रहा हूँ आप लोगों को, जो कोई दूसरा नहीं समझा रहा है कि बा वो ऐसे रट्टा मरवा देने से कि चौथे में गुरु उच्च का हो जाएगा। नहीं, मैंने तो आपको बताया उसकी बुनियाद चेक करो कि चौथे में बुनियाद उसकी कहाँ है, कोई खराब ग्रह तो नहीं बैठा हुआ। अगर उसकी बुनियाद में खराब ग्रह बैठा है तो वो अंदर से खोखला है। मतलब 9th हाउस, 9वें स्थान पे। हाँ, तो यहाँ पर मैंने कंसेप्ट क्लियर किया है कि भाव से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो टेक्निक है उसको देखने की, वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक। नहीं, आपने सर एक जो पॉइंट बताया ना, उससे समझ आ गया कि जैसे कि पंचम भाव में अगर बैठा हो बृहस्पति और लगन में मान लो राहु बैठा है तो उसको दीमक लगा देगा, खोखला कर देगा, हाँ, यस, है ना। और अगर मान लो बुध बैठा है तो वो उसको थोड़ा खोखला तो नहीं करेगा, पर हाँ उसे कमजोर करने का प्रयास कमजोर करेगा। कर देगा। हाँ, मतलब कमजोर नहीं कर देगा, प्रयास करेगा, क्योंकि बुध इतना ताकतवर नहीं होता ना कि गुरु को डेंट अच्छा। मार, बस वो तो प्रयास वो वाला करता रहता है, चालाकियां देता रहता है वो। मतलब वो ठीक है, वो मतलब वो जो पंचम वाला जो खोखला है उसे कमजोर कर देगा, और वो फिर बनावटी उसमें ज्ञान जो है वो प्रदर्शन करेगा, बस खाली बस खोखला ज्ञान होगा, है ना। बस। अच्छा सर, थैंक यू, धन्यवाद। हाँ गुरुपत जी, बताइए। सर प्रणाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जो एक ही हाउस में मंगल नेक है और मंगल पद है एक ही हाउस में, तो ऐसा कभी नहीं होगा गुरुपत जी, एक डिसीजन पे पहुंचना पड़ेगा, या तो मंगल नेक रहेगा या मंगल बद रहेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। मैंने मंगल बद नहीं करवाया क्या अभी आप लोगों को? करवा दिया सर। फिर तो डिसीजन पे आइए। नहीं सर, नहीं, सर मेरा क्वेश्चन है एक ही हाउस में, नहीं सर, चौथे घर में यदि मंगल, सूर्य और बुध तीनों हैं तो फिर कैसे डिसाइड करेंगे? बहुत सिंपल है, चौथे घर में जैसे ही मंगल आ जाए, पहली बात तो मंगल वैसे ही डूब गया, नीच राशि में चला गया, नंबर 1 बात। अब हमने डिसाइड करना है ये मंगल बद है कि नहीं है। पहली बात तो मंगल अगर चौथे में होगा तो उसमें मंगल बद जैसे गुण होंगे ही होंगे, चाहे वो बद है या बद नहीं भी है। अब मंगल बद देखने के लिए सिंपल इतना देखना, सूर्य बुध का मेल है कि नहीं। अगर सूर्य बुध का मेल है तो बस मंगल बद नहीं है, और मेल अलग अलग है तो मंगल बद है। तो ऐसा नहीं कभी कहना मेरे कि क्वेश्चन अलग है। मेरे क्वेश्चन अलग है। मेरे क्वेश्चन है जो एक ही हाउस में जो वो कॉम्बिनेशन होगा, एक ही हाउस में। मैंने कहा ना, आपने कहा छठे भाव में सूर्य बुध है, छठे भाव में तो सूर्य बुध है तो फिर मंगल नेक ही हुआ ना। नहीं, मंगल भी 7 हुआ है सर। सर कॉफी खाने के आपका ब्रेन खराब हो जाती है और मेरे ब्रेन अच्छा हो जाती है कॉफी खाने। सूर्य बुध मंगल एक साथ है क्या? यस सर। ये कहिए छठे में, छठे में राहु भी है, राहु है, बुध भी है, मंगल भी है, और सूर्य भी है। सूर्य भी है। हाँ, तो फिर क्या हो गया, सूर्य बुध एक साथ आ गए ना। मैं यही तो समझा रहा हूँ, सूर्य बुध तो साथ आ गए ना सर। अगर सूर्य बुध के साथ मंगल भी होगा, मंगल, आप समझे नहीं। मैंने कहा आप कुछ को मत देखिए, चाहे 4 ग्रह बैठे चाहे 5 ग्रह बैठे, सूर्य बुध देखिए साथ बैठेंगे नहीं बैठिए एक साथ है, बस तो नंगा नेक हो गया। सर आपकी रिकॉर्डिंग में भी देखा था मैंने, उसमें मैंने ये 2-3 बार देखा है, आपने भी ये लिखाया था, बताया भी था रिकॉर्डिंग में आपने कि सूर्य बुध मंगल अगर एक साथ होंगे तो वो मंगल बद हो जाएगा।
मेरे भाई एक राहुल, साथ हो ना, ठीक राहुल नहीं। भाई राहुल सुन ले मेरी बात, अगले क्या कह रहे हैं, राहु भी साथ में बिठा रखा है। तो सूर्य सर राहु मतलब वो ना एक सर, कंडीशन है, सूर्य मंगल बुध की सिर्फ अकेली, उस पूरे वीडियो में देखना वो एक अलग ही अपवाद बता हाँ रखा जी, है। हाँ जी, आपने ये सही कह रहे हैं। अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, गुरुपत जी कह रहे हैं मेरा राहु भी वहीं पे बैठा हुआ है, मैं क्या कह रहा हूँ आप, सर मैं कह रहा हूँ सबसे पहला स्टेप ये देखिए कि सूर्य बुध साथ में है या नहीं है। वो कह रहे हैं ठीक है जी है, फिर नेक है कि नहीं है, वो चीज है, आप चीजों को नहीं, वो एक अलग ही केस है, सूर्य मंगल बुध, क्योंकि मंगल की बुध के साथ भी शत्रुता है। यहाँ पर जब राहु आ जाएगा तो सीन पलट जाएगा मेरे भाई, सारा सीन पलट जाएगा, वहां पे सूर्य भी अलग ही मोड में चला गया। राहु ने सबको खत्म कर दिया अकेले ने आकर। क्या राहु जब आ जाएगा, राहु के साथ 3 ग्रह बता रहे हैं, सूर्य भी बता रहे हैं, बुध भी बता रहे हैं, मंगल भी बता रहे हैं, तो यहाँ पर किंग कौन बना है, यहाँ तो सूर्य किंग बचा ही नहीं, यहाँ तो राहु हो गया किंग, राहु किंग हो गया, यहाँ तो सूर्य खुद फंस गया। तो सर यहाँ पे तो बुधादित्य योग भी इनका नहीं होगा? केस बिल्कुल अलग है, इनका वो केस नहीं है जो आप बात कर रहे हो। मैंने कहा था सूर्य मंगल बुध अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो वो 3 का केस है, वो एक स्पेशल केस। बाकी मैक्सिमम जगह कहीं पर और कॉम्बिनेशन बन जाए और सूर्य बुध है तो मंगल बद नहीं मानना। सर मंगल नेक का एक और सर भाई का साथ रिलेशन है। हेलो सर, इसमें मेरे मंगल नेक मानेंगे इस सिचुएशन में? हाँ बनेंगे, कह रहे बनेंगे। वो उन्होंने एक स्पेशल था जिसमें मंगल बैठेंगे, मतलब 3 राशियां बैठेंगी। नहीं सर ने भी बोले ना सूर्य तो राहु के बैठने से खराब हो गया, तो मंगल नेक भी नहीं बनेगा इस सिचुएशन में सर ने? मंगल नेक देखेंगे गुरुजी का, आप कंफ्यूज ही मत हो, मंगल नेक का मंगल उसका फिर से वीडियो देखना आप आराम से। चिरेगढ़ जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। गुरुजी अगर केतु बैठ गया, केतु बैठ गया अगर, तो राहु की जगह हाँ तो वही होगी ना यामिनी जी, राहु केतु के एक्सेस में आ गए ना सारे के सारे। तो सर इसमें मंगल नेक भी नहीं होगा? अगर मरकरी और सूर्य है, सन है और साथ में केतु है। देखिए यहाँ पर सूर्य की खुद की हालत खराब है। देखिए मंगल को आप समझिए, कंफ्यूज मत होइए, लाल किताब का कंसेप्ट ये है, कोई ग्रह को अच्छा या बुरा बनाने की जिम्मेवारी उसके मित्र ग्रहों पर है, उसको मदद देने की जिम्मेवारी मित्र ग्रहों पर है। जब स्वयं मित्र ग्रह फंस जाएंगे तो मदद उनको कौन पहुंचाएगा? मदद कोई नहीं पहुंचाएगा। मंगल बद का मतलब क्या है कि अब मंगल को कोई कंट्रोल करने वाली ताकत नहीं बची है। मंगल को कंट्रोल कौन कर रहा था? सूर्य और बुध मिलकर के मंगल को कंट्रोल करते हैं। मंगल को और कंट्रोल कौन करता है? गुरु ग्रह मंगल को कंट्रोल करता है, क्योंकि मंगल गुरु का बहुत सम्मान करता है, मंगल गुरु की बात को पूरी तरीके से मान जाता है। इसलिए ज्योतिष लाल किताब का सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि अगर मित्र ग्रह जितने अच्छे से होते चले जाएंगे उतना ही ग्रह की शुद्धि बढ़ती चली जाएगी। कोई बात नहीं, मैं मंगल के बारे में लगता है अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं फिर कभी चर्चा कर लूंगा, जिससे दूसरे तरीके से समझाऊंगा। लगता है इसको गुरु की तरह समझाना पड़ेगा, शुद्ध और अशुद्ध तरीके से, मंगल शुद्ध और मंगल अशुद्ध, फिर आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सर एक सवाल है सर, एक सवाल है, जो मंगल जब नेक होगा तो उसका तब भाई के साथ संपर्क अच्छा होगा। मंगल भाई का कारक है, भाई बहन का कारक है, ठीक है ना? भाई बहन का, छोटा भाई बहन का कारक मंगल ही है ना, तो मंगल नेक हो तो भाई के साथ अच्छा संबंध होगा। गुरुपद जी, तीसरा भाई भी, तीसरा भाव भी जो होता है वो भाई का होता है, 11वां भाव बड़े भाई का होता है। तो ज्योतिष में हर चीज को देख करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर मंगल छठे घर में बैठा हुआ है तो भाई के साथ बनेगी नहीं। छठा घर विवाद का है, भूमि विवाद का है, मुकदमेबाजी का है, लड़ाई झगड़े का है, और मंगल जब छठे घर में जाएगा लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद कराएगा ही कराएगा। सर एक क्वेश्चन है,
सर वो तो आप जो बता रहे हैं वो तो उल्टा हो रहा है। जिंदगी में तो कई माने किसी से सबसे अच्छा संपर्क है तो मेरे भाई के साथ है। मेरे भाई हमारा बहुत, मैं इसीलिए तो छोटा से गुरुपत जी बीच में क्वेश्चन नहीं लेता, क्योंकि आप पर्सनल कुंडली पर आके फिर खड़े हो गए। नहीं पर्सनल गलत बात है ना। नहीं, आप चीजों को समझा नहीं आपने। भाई मैं पूरी कुंडली नहीं देख रहा हूँ, मैं पूरी कुंडली नहीं देख रहा हूँ। बिना पूरी कुंडली देखे मैं कैसे कह सकता हूँ किसकी कहाँ से दृष्टि पड़ रही है, कौन किसको मदद पहुंचा रहा है, मंगल क्या है क्या नहीं है, मुझे पूरा चीज देखना पड़ेगा ना। इसीलिए मैंने आपको कई बार शुरुआत में क्लासेस में यही कहा है कि जो मैं यहाँ पर टेक्निक बता रहा हूँ वो किसी एक कॉन्टेस्ट में बता रहा हूँ, उसको उसमें समझिए, अपनी पर्सनल लाइफ में उसको नहीं समझना है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा। और इसलिए गलतफहमी और नहीं पालनी है। और मैं आपको कहता हूँ क्लास में जो मैं उपाय भी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आज गुरुजी ने उपाय बता दिया, लिया और करके बैठ गए। नुकसान भी हो सकता है फायदे की जगह, क्योंकि उसका पूरा विश्लेषण अभी आपने नहीं किया है। बहुत से सूत्र अभी अधूरे पड़े हुए हैं। और आप लोग जहां से भी सीख करके आए हो या आपने अभी नया शुरुआत किया है, आप देख रहे होंगे कि रोज नई नई चीजें आपकी जिंदगी में बढ़ रही हैं और कुछ क्लैरिटी भी साथ के साथ में बढ़ती जा रही है ना। तो वो क्लैरिटी को बढ़ाते जाओ, फिर बाद में आप अभ्यास करोगे तो चीजें निकल करके ऑटोमेटिक आएंगी, आराम से निकलती हुई चली जाएंगी चीजें। हाँ सोनू जी। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है सर कि आपने कहा राहु फर्स्ट हाउस में एंड जुपिटर फिफ्थ हाउस में हो तो राहु उसको खोखला करता है, लेकिन अगर उसके साथ राहु को के साथ मंगल हो तो मंगल का घर है नहीं तो नहीं, फिर पहली बात तो राहु कौन सा भाग जाएगा वहां से पहले घर से, राहु तो वहीं रहेगा ना। हाँ तो उसने तो गुरु को टेंट मारना है ना। ठीक है वो तो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा। लेकिन वो क्या डेंट कम होगा सर कि नहीं? लक्षण मिला लिया करो, अगर नहीं समझ में आए तो। शुद्ध गुरु की पहचान के लिए पूरा 1 घंटे की क्लास ली थी मैंने। क्या वो व्यक्ति भगवान के भजन करता है नित्य? क्या वो व्यक्ति दिन का दान पुण्य करता है? क्या वो व्यक्ति शुद्ध खाना खाता है? क्या वो व्यक्ति ज्ञानी प्रवचनों की तरह ज्ञानी प्रवचन करता है? क्या वो व्यक्ति की सलाह दुनिया मानती है? दुनिया का मतलब जो भी उसके संपर्क में होगा वो उसकी बात को मानेगा। ये ध्यान रखना, जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होगा, जो भी व्यक्ति उसकी सलाह लेगा वो उसकी सलाह को मानेगा। जिनके बृहस्पति कमजोर होते हैं उनके द्वारा दी गई सलाहें अक्सर लोग नहीं मानते। ये सब पहचान है, सिंपल है। आपका बृहस्पति कहीं भी बैठा है, ये देख लो कि लोग मेरी कितनी मान रहे, लोग मुझे कितना विश्वास कर रहे हैं, रिश्तेदार क्या कहते हैं। जैसे कई बार इस रिश्तेदारियों में झगड़े हो जाते हैं तो कहते हैं भाई मीडिएटर है ना, फलाने को बना लो, वो सुलझा हुआ आदमी है, वो बात पते की कहेगा, ज्ञान की बात करेगा, वो निष्पक्ष बात करेगा। इसका मतलब उस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा है, बाकियों के मुकाबले, अन्य परिवारजनों के मुकाबले उसका बृहस्पति अच्छा है। सिंपल है। राहु लगन में बैठा है, लक्षण मिला लो भाई, उसने कमजोर किया है या मजबूत किया है। अगर कोई व्यक्ति खान पीन में अनुशासनहीनता बरतता है कि यार कोई नहीं देख रहा खा लो, देख रहा है तो नहीं खाएंगे, वो चीज अलग है। कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। लाल किताब कहीं से भी आपको नहीं छोड़ती है, आपको चारों तरफ से समझा देती है कि कैसे कैसे देखना है। कंफ्यूजन की स्टेज छोड़नी ही नहीं है। अगर मैं फिर भी कह रहा हूं, जब तक आप नहीं सीख जाते लक्षण मिला, ठीक है सर। और लक्षण बड़ी चीज है। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, अगर लक्षण मैच नहीं कर रहे हैं। जैसे गुरुपत जी ने कहा, इन्होंने कहा मंगल छठे में, छठे का मंगल लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद सब करवाता है। जब मैंने छठा भाव करवाया था जब भी यही बातें बोली थी, आज भी यही बात बोल रहा हूं। परंतु इन्होंने कहा भाई से बनती है, तो इसका मतलब लक्षण मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब लक्षण मैच नहीं कर रहा।
इसका मतलब कोई और दूसरा फार्मूला भी साथ में अप्लाई हो रहा है। कोई ऐसी चीज है जो मंगल को कुछ ना कुछ सपोर्ट मिल रही है, और वो मंगल को बृहस्पति से सपोर्ट मिल रही है, या मंगल को सूर्य से मिल रही है, या मंगल को चंद्रमा से मिल रही है, वो देखना पड़ेगा कि मंगल को वो मदद कहाँ से मिली, कि मंगल नहीं झगड़ा करवा रहा है। इसीलिए मैंने आपको बताया था 8वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति इंसान को 100 करोड़ 1000 करोड़ का मालिक भी बना सकता है, और वही 8वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आदमी की हालत भी खराब। क्या हो रहा है? तो डिसाइड कौन कर रहा है? डिसाइड लाल किताब का सीधा कंसेप्ट है कि मित्र ग्रहों को देखो भैया कौन मदद पहुंचा रहा है। यहाँ इतना प्यारा कंसेप्ट है, पूरा निष्पक्ष है, सिंपल सी बात। उसकी ताकत देख लो, ताकत कितनी है कितनी नहीं है। सर एक क्वेश्चन, जुपिटर साथ में अगर हम राहु के साथ तो वो चंडाल को बनाते हैं, और केतु हो तो फिर कैसा रहेगा चौथे घर? कोई बात नहीं, अभी हम 5वें तक आए हैं। आज हमने दूसरा तीसरा चौथा पांचवा किया, अभी वही बात करेंगे। कल हम छठे पे आएंगे तो वहां का भी नंबर आ जाएगा, 7वें का भी नंबर आएगा। सर मैं चौथे की बात कर रही हूँ, चौथे जुपिटर के साथ केतु हो। हाँ, तो केतु का यहाँ पर बैठना कोई अच्छा नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा था वो माँ के लिए बुरा हो जाता है, वो ऋण बनता है ना? तो मैं भी तो अच्छा नहीं बता रहा ना। हाँ अच्छा, तो जुपिटर का सर, जुपिटर पे इसका गलत होगा, वो एफ्लिक्ट हो जाएगा, मतलब वो पीड़ित हो जाएगा। अच्छा ना होने का मतलब ही सोनू जी है कि वो गड़बड़ है। अच्छा, और कहीं तो नेगेटिव दे ही रहा है। ठीक है अब ना हर चीज को हर बार डिटेल में नहीं बताया जा सकता। एक क्वेश्चन सेशन जब छोटे छोटे टिप्स होते हैं बस, जो लास्ट में स्टूडेंट को कोई हल्का सा कंफ्यूजन रह जाए तो उसके टिप्स हैं बस ये, है ना। ये सवालों के जवाब का मतलब ये नहीं कि मैं अब 1-1.5 घंटे तक बैठा रहूंगा। हाँ अभिषेक जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी, ये जो गुरु के आपने दान की बात बताई, तो कौन कौन से कारक है जिनका दान नहीं करना होगा? गुरु की दान की चीजें बतानी है? जी जी। गुरु के दान की चीजें पीला फल है, पीली मिठाई है, चने की दाल है, साबुत हल्दी की गांठ है, केसर है, गोल्ड है, पीला कपड़ा है जी। इनका दान नहीं करना, इनका दान नहीं करना होगा? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा ये बृहस्पति की चीजें हैं। नहीं, जैसे आपने कहा ना चौथे भाव में अगर गुरु हो तो फिर ये पीले। मैंने कहा अगर उच्च का है और वो वास्तव में मजबूत है, ऐसा नहीं कि देखने में उच्च का है, वो टर्म्स एंड कंडीशन से भी अगर उच्च का है तो आपको दान करने की जरूरत नहीं है, उसका दान नहीं करना है। ये इतना बताया। हाँ बरार साहब। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। सेकंड हाउस में अगर जुपिटर होगा तो जैसे आपने कहा कि जुपिटर की पावर बढ़ेगी तो शुक्र खराब होगा। अगर घर में अगर सोना ज्यादा रखा जाएगा तो उससे क्या जुपिटर की पावर ज्यादा होगी? जैसे घर में हम रख लेते हैं कोई सिर्फ नहीं रख सकते हो, रखने में कोई बुराई नहीं है जी। एक प्रकार से बृहस्पति सोना ही है जी। बस इसमें ध्यान रखना है कि अपने को सोने का व्यापार नहीं करना। ठीक है। खरीद फरोख्त के लिए नहीं रखना, अपने लिए यूज करो, जितना मर्जी रखो, कोई बुराई नहीं है। शुक्रिया गुरुजी, शुक्रिया। हाँ मधुर जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरा भी यही था कि जैसे जुपिटर किसी का सेकंड हाउस में हो और वही उसकी बुनियाद में एक उसका मित्र ग्रह हो और एक उसका शत्रु ग्रह हो, तो दोनों तरह के काम होंगे। ठीक है। जो और मित्र वाला है उसको ताकत देगा, शत्रु वाला उसको कमजोर करने का प्रयास करेगा। और सर ऐसे में वही एक था कि 5th हाउस उसको जो मदद करता है उसमें मून बैठा हो, वो भी उनके मित्र हैं, बट हम जब लग्न कुंडली देखते हैं तो उसमें वो 6th हाउस में बैठे हैं, तो इसको कैसा वो मदद ही करेंगे या नहीं करेंगे? छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं। जी सर। आप तो मदद ही करेंगे। मदद ही करेंगे बस। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलिए
हाँ नितिन। राम राम सर, एक ही सवाल है। कॉलेज तक की एजुकेशन जुपिटर से देखी जाती है, उसके बाद की हायर एजुकेशन? नितिन चौथे भाव से। अच्छा, मैंने फोर्थ हाउस से। सेकंड हाउस अपनी प्राइमरी एजुकेशन है, थर्ड हाउस उससे ऊपर वाली, कॉलेज की शिक्षा चौथा भाव, हायर एजुकेशन नवम भाव। एनीथिंग ग्रेटर देन कॉलेज नवम भाव, ठीक है, थैंक यू। हाँ राज सिंह जी। हाँ जी नमस्कार। ये कहना था कि बड़े इससे आपका जो गुरु के सारे सिम्टम जो है ना बहुत अच्छी तरह मैच करते हैं, मैं लाइक वैलिडेट कर रहा था। लेकिन एक चीज मुझे पूछनी थी कि अगर आपकी बुनियाद में कोई भी ग्रह नहीं है तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है, लाइक उसको कितनी सपोर्ट मिलती है? कोई राज सिंह जी फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कोई कहीं भी जाकर के बैठेगा वो सारा मिला लेते हैं। ठीक है, लाइक बुनियाद में अगर खाली है तो उसका ऐसा बहुत नहीं है कि उसको कोई फर्क नहीं। ठीक है, नहीं नुकसान कुछ नहीं। ठीक है। भरत जोशी जी। हेलो। हाँ जी आवाज आ रहा है? हाँ जोशी जी। अच्छा सर जी, वो तो जो ग्रहों की जो बात होती है इसके हिसाब से तो देखा जाए कि जो भी ग्रह एकदम शुद्ध है, उच्च का है, उसका दान नहीं करना है, बराबर? तो उसका डेफिनेशन ही निकालना पड़ेगा आपके हिसाब से। वैसा ही हो गया कि वो उच्च का है या नहीं है। हाँ, लेकिन क्या कभी कभी कुछ ग्रह ऐसे रहते कि जिनका जो बोलते कि सॉल्यूशन कुछ उपाय कुछ दिन के लिए होता है, किस महीनों के लिए, किसी का वो जोशी साहब वो उसके लिए वर्ष फल में अप्लाई होगा मामला। फिर भी वर्ष फल देखते समय भी एक नजर मुख्य कुंडली की तरफ हमेशा होनी चाहिए। अच्छा, और दूसरा ये जो बोलते कि भाई ये जो ग्रहों का जो उपाय, कभी कभी हम लोग बोलते कि चौथे भाव से संबंधित है तो पानी में बहाना चाहिए, 8वें 7वें भाव में तो ग्रीन वाली जमीन में दबाना चाहिए। जी। तो वो हिसाब से ही उसका सिस्टम रहता है कि कुछ वही रहता है और इसको मैं डिटेल में बताऊंगा भी कि उपाय करने के क्या तरीके। अच्छा, ठीक है। हाँ ईशान। यामिनी पटेल जी। हेलो। हाँ मेरा क्वेश्चन है, आपने बोला सेकंड हाउस में गुरु ग्रह बैठा तो घर में मंदिर ना रखने के लिए, तो इससे क्या पिक्चर या मूर्ति भी नहीं रख सकते? हाँ बिल्कुल। पिक्चर पेंटिंग लगा सकते हो, तस्वीर लगा सकते हो, है ना। तो उसका मना करने का मतलब ही है कि ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होना, आपने ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होना, सिंपल सी बात है ना। और एक क्वेश्चन है, आपने बोला लड़की की कुंडली पे सेकेंड हाउस से कुटुंबो, लड़के का कुटुंबो भाव देखा जाता है, तो कुटुंबो क्या फादर के रिलेशन का होती है या वाइफ के रिलेशन का कुटुंब? हाँ जी फादर के जी ठीक है। थैंक यू आप सभी लोगों का। शुभ रात्रि सर।